हिंदी होगा। और इसके अंदर एसईओ किस तरीके से होता है, क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए करते हैं, सब इस वाले पहलुओं से हम सीखेंगे। और आखिर इसमें कैसा क्या है कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है और अच्छा खासा लोग इस पर पैसा लगाते हैं, अच्छे खासे इसके क्लाइंट्स हैं। और इसके क्लाइंट्स मोस्टली जो होते हैं वो सेंसिबल होते हैं, उनको पता होता है कि भाई ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक लंबा काम है और इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। और इसका क्लाइंट बेसिकली आपको पढ़ा लिखा मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही हर कोई इसका क्लाइंट नहीं बन जाता। यानी सोशल मीडिया पे तो होता है ना, हाँ जी पेज लाइक करते हैं, एंगेजमेंट करवा दें, उसका भी क्लाइंट आपको मिल जाता है। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब थोड़ी सी बुनियाद रखते हैं एसईओ की। अगर मिसाल के तौर पे वही बातें करते हैं, रियल एस्टेट यूएसए हम लिखा करते थे, तो हमारे पास एड्स आया करते थे गूगल के अंदर, ठीक है। जब भी हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास एड्स आते हैं, जैसे गूगल के अंदर एड्स हमने लगाना सीखा, राइट। बट अगर यहाँ पे एक चीज मैं देखूं विच इज कि भाई एक ऐड आ रहा है, दो ऐड आ रहा है, तीन ऐड आ रहा है, चार ऐड आ रहा है, उसके बाद ऐड नहीं आ रहा, उसके बाद ऑर्गेनिक रिजल्ट है, देन ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक रिजल्ट है, देन ऑर्गेनिक रिजल्ट है। तो काफी, पता नहीं कितने, मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा ही ऑलमोस्ट 6-7 के करीब टोटल इस पेज पे अगर 10 रिजल्ट हैं तो 6-7 के करीब ऑर्गेनिक रिजल्ट भी मुझे नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है। तो अब आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि भाई ये गूगल जो है ये ऑर्गेनिक रिजल्ट क्यों शो करा रहा है? गूगल को तो पैसा बनाना चाहिए, पूरे पेज पे ऐड ही ऐड दिखा दें। यहाँ पे खाली ऊपर ऐड दिखा रहा है थोड़े से और खाली नीचे ऐड दिखा रहा है थोड़े से। और अगर मैं, यहाँ नीचे भी नजर आ रहे हैं, और अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा है, ठीक है। बट फर्स्ट पेज पे अच्छी खासी जगह खाली थी, वहाँ ऑर्गेनिक रिजल्ट क्यों दिखा रहा है? गूगल को तो पैसा मिलेगा, वो पहले पेज पे भी उसको ऐड दिखाने चाहिए यहाँ पे। इसका रीजन ये है कि इम्प्रेशन बहुत बुरा जाएगा अगर आप यूट्यूब खोलें और आपको कोई नॉर्मल वीडियो नजर ना आए, आपको फिर सिर्फ ऐड ही नजर आए यूट्यूब के ऊपर, तो क्या आप यूट्यूब पे जाएंगे? आप यूट्यूब खोलते हैं जी, वहां पे आपको बस ऐड ही नजर आते हैं, ठीक है, और कुछ है ही नहीं, बस हर वीडियो ऐड ही है। आप बोलेंगे भाई क्या करूंगा मैं जाके, मैंने कुछ अपने लिए वैल्यूबल ढूंढना है ना। तो कोई भी साइट या कोई भी बिजनेस हमेशा ये चाहता है कि उसका यूजर भी ज्यादा से ज्यादा हो, उसके यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो साथ में वो दूसरी जो ऑप्शन है जिससे उसको शायद इतना बेनिफिट नहीं हो रहा, बट वो उसे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसी की वजह से यूजर्स आ रहे हैं और उसी की वजह से उन यूजर्स को वो ऐड दिखा पा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं इनको दिखाना लाजमी है गूगल के ऊपर। अगर वो नहीं दिखाएगा तो ये बड़ा एक अजीब सा बन जाएगा, खाली ऐड ही ऐड नजर आ रहा है, यूजर एक्सपीरियंस तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। कि भले गूगल कितना भी बड़े फन्ने खान क्यों ना हो, गूगल को यहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट भी दिखाने ही है, ठीक है, वरना तो ऐप की दुकान बन जाएगी ना, google.com तो नहीं रहेगा। अब जब उसने वो रिजल्ट दिखाने हैं तो जाहिर सी बात है कि वो रिजल्ट एसईओ करने से आते हैं। और जब बंदा एसईओ करता है उसके बाद जो अच्छे से एसईओ करता है उसकी वेबसाइट ऊपर आने लग जाती है। बट उसका फायदा क्या होगा? मैं अगर आपको बोलूं जी मैं जरा से कुछ पैसा देता हूँ और यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ, मैं क्यों बिला वजह मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 3-4 महीना बैठ के, 6 महीना बैठ के, और इस तरह रैंक करने की कोशिश करूँ? उसका बेनिफिट ये है कि जो भी बंदा यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट अगले बंदे के माइंड में एक ब्रांड कंसिडर हो जाता है, उसकी एक सर्टन अथॉरिटी बन जाती है, उसकी एक सर्टन वैल्यू बन जाती है, ठीक है। ऐड अच्छी बात है, अगर हम ऐड लगा रहे हैं, ऐड बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे देखें आज ये नजर आ रहा है हमें, आप अपने पास सर्च करेंगे आपको कुछ और नजर आएगा, मगर मोस्टली ये जो लोकेशन इस बंदे ने ली हुई है ये अपनी जगह पकड़ के बैठा रहेगा, ठीक है। हो सकता है किसी ने ऐड ब्लॉकर लगाया हुआ उसको ऐड ही नजर नहीं आ रहे, बट ये तो अपनी जगह पे रहेगा रहेगा। हो सकता है इस कीवर्ड पे ऐड ही ना लग रहे हो तो फिर ये फर्स्ट पे दोबारा रहेगा अपनी जगह। तो ये बड़ा लंबा गेम करके यहाँ पे बैठ गया। वो जैसे पाकिस्तान में नहीं होते जो बैठ जाते हैं कुर्सी पे फिर उठने का नाम नहीं लेते, तो ये वो वाली सिचुएशन है। और जितनी देर बैठा रहेगा लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, जितनी देर तक रेलेवेंट रहेगा उतना ज्यादा इसको बेनिफिट होता रहेगा।
मगर इतनी देर बैठे रहना और यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है। नीचे जा सकता है, इसकी वैल्यू गिर सकती है अगर ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं करता, तो ये डेफिनेटली गिर सकता है, बट इतनी देर बैठे रहना आसान नहीं है। ठीक है, या इतना ऊपर आ जाना भी आसान नहीं है। तो आया कैसे जाता है, वो सारी टेक्निकल चीजें जो हम सीखते जाएंगे साथ साथ, बट एक चीज हमें क्लियरली समझ में आ गई भाई, एसईओ जो होती है, एसईओ का मतलब ये होता है कि हमने अपने किसी भी चीज को, भले वो वेबसाइट हो, भले वो यूट्यूब का वीडियो हो, भले वो हमारे फाइवर की गिग हो, लाइक कोई भी चीज जो इंटरनेट के ऊपर हम कर रहे हैं वो एसईओ को फॉलो कर रही होती है, भले वो हमारा इवन फेसबुक पेज भी हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं सर्च के बेस पे, जिसकी वजह से हम ऊपर रैंक कर सकें, वो चीज क्या कहलाती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन खाली गूगल का तो नहीं है, सर्च इंजन तो माइक्रोसॉफ्ट वालों का भी है। फाइवर पे कोई क्लाइंट सर्च कर रहा है तो सर्च इंजन तो वो भी है, सर्च टैब है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर कोई बंदा जाके सर्च कर रहा है, सर्च इंजन तो वो भी है। ठीक है, रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं, बट एक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इट्स नॉट ओनली पर्टिकुलर टू गूगल। ठीक है, कहीं पे भी की जा सकती है, और इन सब में यानी एसईओ का जो पर्पस है वो इन सब पे लागू होता है, बट ऑफ कोर्स गूगल एक सबसे बड़ा शार्क कह लें, एक सबसे बड़ा मार्केट लीडर है, जिसके हिसाब से आप मोस्टली चीजें कर रहे होते हैं, तो हम उसी हिसाब से करेंगे, बट अपने कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ते हुए जाएंगे कि हमें बाकी सारी चीजें भी समझ में आती जाए साथ साथ। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये हुई हमारी बुनियादी बात कि भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम यहाँ पे रैंक कर जाए बिना ऐड लगाए, टॉप पर आ जाए। अब देखें, किसी केस में, ये तो एक बड़ी ब्रॉड एग्जांपल थी, किसी केस में मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल मैप्स। ठीक है, बल्कि नहीं यार, गूगल मैप्स नहीं लिखता, मेरी लोकेशन आ जाएगी इस पे। एक काम करते हैं, कुछ और लिखते हैं। वो एक मैं मीम देख रहा था, एक बंदे ने प्रैंक करा पीटीसीएल वालों के साथ, पीटीसीएल वाले उसका नंबर रिपीट करने लगे तो उसने कॉल काट दी वहाँ पे, तो मेरी लोकेशन इधर आ जाएगी। कोई और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हम कहते हैं, हाँ, ड्राइविंग स्कूल इन कैलिफोर्निया। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखें मैंने क्या लिखा है, ड्राइविंग स्कूल इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया भी बहुत ना बड़ा टर्म हो गया, मैंने स्टेट का नाम लिख दिया। कोई गली मोहल्ला भी हो सकता है, कोई एक छोटा सा शहर भी हो सकता है, राइट। एक छोटा सा बिजनेस है, ड्राइविंग स्कूल है, वो ड्राइविंग सिखाता है। ठीक है, एक एरिया बेस्ड होगा, बट लेट्स से हमने कैलिफोर्निया लिख दिया ताकि हम समझ सकें। तो अब अगर ये चीज मैंने लिखी है तो मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूँ यहाँ पे, पहले तो ये इंटेंशन क्लियर करेंगे अपनी। कोई स्कूल ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं ड्राइविंग सीख सकूँ, राइट। ठीक है, और मैं नहीं, बेसिकली कोई ऐसा बंदा जो कैलिफोर्निया में रहता है। ठीक है, वो सर्च कर रहा है। अब यहाँ तो ऐड तो नजर आ रहे हैं मुझे, पहला ऐड नजर आ गया, दूसरा ऐड नजर आ गया। ठीक है, हो सकता है इसमें से एक आधा ऐड मैंने भी कभी लगाए हुए हों। ठीक है, और नीचे आता हूँ तो नॉर्मल और सर्चेस नजर आ रहे हैं, बट क्या मुझे ये चीज नजर आ रही है कि यार ये क्या नया ऑप्शन है, ये गूगल मैप के रिजल्ट क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? ये थोड़ा सा नया दिख रहा है आपको? इस तरह तो तभी होता है ना जब मैं अपने आसपास कोई चीज ढूंढूं। ऐसा ही है, होता है ऐसा। जब भी आप अपने आसपास कोई स्कूल ढूंढ रहे हैं, कोई खाने की जगह ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसे व्यू ऑल करूं तो यहाँ पे ये पहले पे आ रहा है, ये वाले भाई साहब ये दूसरे पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी लिस्टिंग हो रखी है, यानी नंबरिंग हुई हुई है। जो पहले पे आ रहा है जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ अच्छा करा होगा अपने लिए, तभी पहले पे आ रहा है, ऑप्टिमाइजेशन करी होगी। जो बाद में आ रहा है उसने शायद हो सकता है ना करी हो, बट इसका उस बात से क्या ताल्लुक है, अभी जरा इस इन दोनों का ना रिलेशन समझिएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई नोकिया फेल्ड। ठीक है, तो वाई नोकिया फेल्ड लिखने के बाद हमने चुनाचा ऑप्टिमाइजेशन नहीं करी,
इतनी ज़्यादा जब से हमने इसको लिखा था, 2019 से ये रैंकिंग पर है यहाँ पे। ये मेरा ब्लॉग है जो आर्काइव करा हुआ है हमने। तो ऐसे 5000 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है बाय द वे, ठीक है। तो ये अगर आप लिखते हैं वाई नोकिया फेल्ड तो आपके पास भी नजर आ जाएगा, ठीक है। विच मीन्स क्या हो रहा है कि ये इंटरनेशनली, इवन कोई अमेरिका में भी बैठ के लिखता है, कोई कहीं भी भी बैठ के लिखता है, उसको ही नजर आ जाएगा। बट कोई अगर ये लिखता है जी इन कैलिफोर्निया या इन कराची या इन न्यूयॉर्क या फिर इन फलाना धमाका कुछ भी लिखता है, तो रिजल्ट चेंज होता जाएगा। तो इन दोनों बातों के अंदर डिफरेंस क्या है? यानी एक ऐसी वेबसाइट है जो हर जगह रैंक कर रही है, ग्लोबली रैंक कर रही है, कोई भी कहीं से लिख रहा है उसको नजर आ जा रहा है, हो सकता है 19-20 हो जाए, अभी दूसरे पे, कहीं पहले पे आ जाए, कहीं तीसरे पे आ जाए, बट रहेगा टॉप पे ना, पहले पेज पे। और कोई ऐसी चीज है जो यार चेंज होती जा रही है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, जो चेंज होती जा रही है, लोकल एसईओ। आपका जो सबसे ज्यादा वास्ता पड़ेगा ना, और आप अगर जो सबसे ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आप एसईओ की तरफ जाते हैं, और आप जो सबसे अच्छी सर्विस दे सकते हैं वो लोकल एसईओ पे बहुत अच्छे से दे सकते हैं। इंटरनेशनल वाले पे आपको मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, बट लोकल वाला इज समथिंग कि यार एक स्कूल है, उसे गुलशन इकबाल में रैंक करना है, ओके परफेक्ट हो गया। गुलशन इकबाल में तो इतना कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि कौन लोग सर्च करेंगे? जो ज्यादा से ज्यादा उस एरिया के नियर रहते हैं। विच मीन्स के दो तरह की ऐसी हो रही है, एक जो इंटरनेशनल लेवल पे टारगेट कर रही है, ठीक है। मेरा गोल क्या है, मेरा मकसद क्या है? अगर आपको याद हो, जब भी मैं ऐड लगाता हूँ तो एक सर्टन मेरा मकसद होता है। एक मेरा मकसद हो सकता है यार मेरी वेबसाइट पे पूरी दुनिया से ट्रैफिक आए, मैं ऐसा कुछ करने लगा हूँ बहुत बड़ा है, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको अपने ही ब्लॉग की दिखा दी। या फिर एक मेरा मकसद हो सकता है कि यार बस कैलिफोर्निया के अंदर जितने लोग ड्राइविंग सीखना चाहते हैं वो आ जाए मेरे पास, ठीक है। ये दूसरा मेरा मकसद हो सकता है। और इन दोनों मकसद के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है? एक है इंटरनेशनल लेवल जिसके ऊपर मैं काम करने लगा हूं, और एक है लोकल एसईओ। लोकल से क्या मुराद है? एक एरिया बेस्ड, एक लोकेशन बेस्ड। यहां तक हमने एसईओ की बुनियाद समझ ली कि भाई एसईओ नामी एक चीज होती है जो लोकली भी करी जा सकती है। अगर तलहा ने लेट से कोई ड्राइविंग स्कूल खोला, ठीक है, खाली कराची के लिए खोला, या फिर राजा ने लेट से लाहौर के लिए खोला, या मतीन ने मुल्तान के लिए खोला, ठीक है, तो एक तो हो जाएगा लोकल एसईओ। बट हो सकता है कि आमना बोले या अली बोले कि भाई मैंने ना एक ब्लॉग बनाना है जिसे मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में रैंक करे डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स के ऊपर या फलाने किसी भी कीवर्ड के ऊपर। तो दोनों का गोल क्या हुआ? अलग अलग हो गया, बट दोनों का एसईओ का टाइप, एसईओ का कैटेगरी भी थोड़ा सा डिफर कर गया। कैसे? एक बंदा लोकल एसईओ पे ऊपर काम करने लग रहा है और एक बंदा इंटरनेशनल वाली साइड पे काम कर रहा है। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जो एग्जाम्पल मैं यूट्यूब की क्लास में भी देता हूँ, दोबारा वो देना चाहूंगा। भाई हुसैन बोल्ट के साथ में रेस लगाना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे बताइए मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा? जाहिर सी बात है नहीं जीत सकता। क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि वो बंदा इसी चीज को एक जमाने से कर रहा है, और उसने एक टाइम लगाया हुआ है इन सारी चीजों को करने के लिए, ठीक है। अलबत्ता ये जो तला है, ठीक है, तला लेट से कराची में रहते हैं। अब मैं तला को बुलाता हूँ, और तला, हम दोनों एक ही यानी कि ना नॉर्मल ऑफिस टाइप की जॉब करते हुए आ रहे हैं, कोई हम दोनों में से कोई जिम नहीं जाता, ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि बात समझ सके आप लोग। और हम दोनों फिर रेस लगाने का बोलते हैं आपस में, तो हम दोनों आपस में रेस लगाएंगे, तो अब वहां पे मैं जीत सकता हूँ। तो इससे क्या एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि जीता जाए कि ना जीता जाए, मुकाबला बराबर का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक मैं अपने जैसे बंदे के साथ ये चीज करने लगा। अलबत्ता यही चीज मैं अगर इसके साथ करूंगा तो मैं कहीं पे नजर भी नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? इसका पर्पस क्या था कि अब जो बंदा इंटरनेशनल वाली मार्केट के ऊपर काम करेगा तो उसको कितनी मेहनत करनी है, ये इस एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और जो बंदा लोकल वाली मार्केट पे काम कर रहा होगा, लोकल एसईओ कर रहा होगा, उसको कितनी मेहनत करनी है। कि लोकल एसईओ में इट्स प्रिटी इजी टू रैंक, ठीक है, अगर हम सारे टेक्निक्स यूज करते हुए जाएं, बट इंटरनेशनल वाली साइड पे थोड़ा सा मेहनत करनी होती है।
और अब हम जाते हैं थोड़ा सा बुनियाद से हट के आगे की तरफ। अब हम कीवर्ड्स वाली साइड पे जाते हैं कि हमने एक चीज़ सीखी थी गूगल एड्स के अंदर, विच वाज कि भाई हमारी इंटेंशन होती है जो हमें डिफाइन करती है, हमारे गोल को अचीव करने में हमारी मदद करती है। कीवर्ड की एक इंटेंशन होती है, एक सर्टेन कीवर्ड की ना टाइप होती है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग लिखने के बाद क्या इसके अंदर कोई इंटेंशन मौजूद नजर आ रही है आप लोगों को? डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, कुछ भी मेरा मतलब हो सकता है, पढ़ना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, कुछ भी। वी डोंट नो येट, ठीक है, पता ही नहीं है, नो इंटेंशन। बट इंटेंशन तो नहीं है, मगर इसको सर्च करने वाले कितने लोग होंगे? इस टाइप को, इस कीवर्ड को सर्च करने वाले कितने लोग होंगे? बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा। कैसे पता चलेगा? अब पता करने की बात करते हैं। पता करने के लिए एक तरीका तो है हमारा पुराना गूगल का कीवर्ड प्लानर, जिसके जरिए हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड प्लानर में जाएंगे, सिंपली वहां पे कीवर्ड का वॉल्यूम वगैरह देखना चाहेंगे, वहां पे दिख जाएगा कितने लोग सर्च करते हैं, कहाँ पे, ये वो सारा उसमें आ जाता है। बट और भी तो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि अब हम सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, हम अब एड्स लगाने की बात नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे एक तरीका आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि भाई अमेरिका में डिजिटल मार्केटिंग को 60,500 लोग सर्च कर रहे हैं। इसका जो एवरेज सीपीसी चल रहा है, यानी कॉस्ट पर क्लिक, वो इतना है। और एससीओ डिफिकल्टी, एसडी का मतलब ये है कि एससीओ डिफिकल्टी कितनी है इसकी, वो 84 है आउट ऑफ 100। यानी कि अगर मैंने इस पे काम करना शुरू करा तो मुझे अपने जूते रगड़ने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, देन मैं रैंक कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये कैसा आया भाई? ये तो यहाँ पे मैंने खाली कीवर्ड लिखा, साथ में ही आता जा रहा है। तो एसईओ के लिए जब भी आप एसईओ करने की इंटेंशन बनाते हैं तो उसकी काफ़ी एक्सटेंशंस आती हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। एक उसमें से फेमस गूगल की एक्सटेंशन है जिसका नाम है उबर सजेस्ट। और उबर सजेस्ट हमारे ये फेमस भाई हैं नील पटेल, इनकी है, ठीक है। ये खोल देते हैं, इस वेबसाइट को दिखा भी देता हूँ, इसको जरा ओपन करते हैं। अब इसमें हम फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई हमारा फ्री वाला कितना चलता है। लेट्स से ये फ्री वाला भी आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है। एक सर्टन डेटा ये हमें डेली बेसिस पे बताता है, 3 4 5 10 दफा अगर मैं सर्च करूंगा ना तो ये बताता रहेगा। अगर मैं थोड़ा सा इससे एक्सीड कर जाऊंगा तो ये बोलेगा यार मेरा पेड प्लान ले लो, ठीक है। बट हो सकता है काफी ऐसे और भी तो एक्सटेंशन हैं जो फ्री हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई गूगल पे आके कीवर्ड एक्सटेंशन, कीवर्ड रिसर्च एक्सटेंशन, अलग अलग फ्री हमें 10 किस्म के एक्सटेंशन मिल जाएंगे जो सेम हमें डेटा यहाँ पे लाके दे देंगे, जैसे हमें विड IQ मिला था कहाँ पे, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अभी ये है बुनियादी टूल, इसमें काफी स्पेशल टूल भी यूज होते हैं। अगर आप बहुत ही स्ट्रांग जाना चाह रहे हैं तो उसकी हम ऑन द गो बात करते जाएंगे। बट वापस आते हैं इसी वाली बात के ऊपर कि यार डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो वी डोंट नो कि भाई क्या बात होने लग रही है, ठीक है। बट मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन फैसलाबाद। अब मुझे बताएं कि जी अब क्या इंटेंशन है और क्या बंदे की नियत है, क्या यहाँ पे सर्च होने लगा है, क्या कहानी है, कुछ समझ में अगर आ रहा है आप लोगों को? एक काम करते हैं ना, इसमें देख लेते हैं पाकिस्तान अगर है तो। अच्छा, लिमिटेड टू फैसलाबाद सिटी ओनली, पहली चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई। और दूसरा इंटेंशन भी आ गई, कोर्स स्टडी करना है, ठीक है, लोकल बेस है। तो यहाँ पे जरा देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन फैसलाबाद एंड व्हाट डज इट से, कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम कितना है? 10 लोग सर्च कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सटेंशन ये एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। हो सकता है 50 सर्च कर रहे हो, हो सकता है एक भी सर्च ना कर रहा हो, तो ये उसके मिड का एक मिलता जुलता रेंज बता देता है। वॉल्यूम तो कम है, मगर एसईओ डिफिकल्टी अगर देख सकें कितनी है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, रुकें, इसको यहाँ से हटाते हैं। एसईओ डिफिकल्टी कितनी है? 5, बहुत कम है। यानी अगर मैं आज अपनी वेबसाइट बनाता हूँ और अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उन सारी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करता हूँ, सारी ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ, ऑन पेज की, ऑफ पेज की,
मुश्किल से मैं कह सकता हूँ जी बड़ा आसान है, हलवा इस पर रैंक करना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन फैसलाबाद, और फैसलाबाद के कुछ मोहल्लों या एरिया में चला जाऊंगा तो मैं फैसलाबाद के पूरे सिटी के अंदर अपनी एसईओ के जरिए एक डोमिनेंस लेकर आ सकता हूँ कि भाई जितने भी लोग वहाँ पे अलग अलग टर्म, अब इससे मिलते जुलते भी निकालूंगा ना मैं थोड़े से, कि भाई फैसलाबाद में कौन कौन से एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स इन फैसलाबाद, तो वॉल्यूम तो बढ़ता जाएगा 10-10 करके, या 50 होगा किसी का 100 होगा। एसईओ डिफिकल्टी समहाउ लो रहेगी, क्यों? क्योंकि अभी तक किसी ने इस वाली साइट पे इतना स्ट्रांगली काम नहीं करा, या फिर ये ऑलरेडी लोकल बेस्ड एक सिचुएशन है जिसमें बाय डिफॉल्ट ही कंपटीशन अमूमन कम होता है। अब एक काम करते हैं, इसी चीज को ना इन कराची करते हैं, ठीक है। कराची में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखते हैं भाई मेट्रोपॉलिटन वाले सिचुएशन के अंदर क्या हालात हैं, क्या बताता है। हाँ, अगर आपकी न्यू एजेंसी हो और आप लोकल एसईओ से स्टार्ट करते हैं तो इट्स प्रीटी इजी टू रैंक, ठीक है। अब अलबत्ता यहाँ पे सेम चीज मैंने लिखी है, खाली शहर चेंज करा है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची, वॉल्यूम है 1000 और डिफिकल्टी है 31। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, और बहुत ज्यादा लोग होंगे भी जो सर्च कर रहे होंगे, तो यहाँ पे एक कंपटीशन होने लगा, एक मुकाबला होने लगा, नजर आ रहा है सबको। और अगर मैं बड़े बड़े शहरों के नाम लेता हूँ जी, कराची हो गया, लाहौर हो गया, ठीक है, जो जहाँ पे ज्यादा आबादी है, ठीक है, ज्यादा लोग आते हैं वहाँ पे, इस तरह के जितने भी शहर हैं पूरी दुनिया में कहीं के भी हो सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड में एक सिचुएशन बन जाएगी कि यार वॉल्यूम तो ज्यादा होगा बट सम हाउ कॉम्पिटिशन भी ज्यादा होगा। बट एक और चीज अगर यहाँ पे देख सके हम, यहाँ तक अगर बात समझ में आई है कि भाई इसने कुछ ना रेलेवेंट कीवर्ड्स भी बता दिया हमें कि भाई खाली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची तो ठीक है, तुम इस पे 31 की डिफिकल्टी है, रैंक कर पाओ ना कर पाओ, बट ये कुछ सजेशंस हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, हो सकता है इस पे रैंक कर जाओ, विच इज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची। ये कीवर्ड ऐसा है जिसपे ज्यादा लोगों ने अभी तक मुकाबला नहीं करा है, और ये 40 इसका वॉल्यूम है बट डिफिकल्टी थोड़ी आसान है। तो एक काम करते हैं ना फिर, इसका मतलब तो ये हुआ सीधा सीधा कि अगर मैं लोकल भी करना चाहता हूँ या अगर मैं इवन कंपटीशन भी करना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ सैन बोल्ट के साथ भाई, मैं एटलीस्ट आज अपना अहद बना लेता हूँ माइंड में कि यार मुझे इस बंदे के साथ रेस लगानी है, भले मैं जीतू ना जीतू, इस बंदे तक रेस लगाने की काबिल बनना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरे लिए कि मैं घर से निकलूं और अपने एरिया में वॉक करना शुरू करूं, अपने एरिया में जॉगिंग करना शुरू करूं, अपने आसपास के पार्क में जाऊं, अपने दोस्तों से रेस लगाना शुरू करूं, फिर थोड़ा सा ऊपर जाऊं, हो सकता है क्लब लेवल के ऊपर रेस लगाना शुरू करूं, फिर सिटी लेवल के ऊपर लगाना शुरू करूं, ठीक है। फिर शायद मैं थोड़ा इंटरनेशनल वाली साइड पे जाने के काबिल बन सकूंगा। स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसा ही है। यानी कोशिश कर सकता हूँ, काबिल बनने की एक कोशिश कर सकता हूँ, अगर रेस लगा के जीत ना सका बट रेस लगाने के काबिल बन जाऊंगा, इतनी तो कोशिश कर ही सकता हूँ, ठीक है। जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं छोटे छोटे से स्टेप्स लेना शुरू करता हूँ, बहुत माइनर माइनर से, तो उससे क्या होगा जी, उससे मैं अपने कंपटीशन से ऊपर आता जाऊंगा, ठीक है। एसईओ के अंदर हो, लोकल एसईओ के अंदर हो, ठीक है। हम मैं क्या करता जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता अपना जितना भी कंपटीशन होगा उसको बीट करता जाऊंगा। मिसाल के तौर पे सबसे पहला कंपटीशन तो मेरा खुद से होगा कि भाई मुझसे तो चला नहीं जा रहा बाहर निकल के, इतना तो सुस्त आदमी हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मुझे अपना उस चीज़ को हराना है, फिर अपने दोस्त वगैरह के साथ अगर ये चीज़ करता हूँ तो फिर उनको हराना, कंपटीशन से ऊपर जाता जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। विच मीन्स के अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो सर्च वॉल्यूम कितना है भाई, मुझे देखने वाले कितने लोग होंगे, आसपास के 3-4 लोग जो आसपास से गुजर रहे होंगे, जानते होंगे, सलाम दुआ होगी जिससे, गली मोहल्ले एरिया वाले। या फिर अगर दोस्तों की साइड पे जाता हूँ या अगर क्लब लेवल पे जाता हूँ तो 50, 100, 200 इतने लोग होंगे, वॉल्यूम तो कम रहेगा, ठीक है। बट अगर मैं हुसैन बोल्ट तक की लेवल तक जाने की बात करता हूँ तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बट उसके लिए मैं उस प्रोसेस को फॉलो करता आ रहा हूँ, यानी वॉल्यूम और कंपटीशन दोनों समझ में आ रहा है कि मुझे देखने वाले जितने आई बॉल्स होंगे उनका काउंट तो कम है ना भाई शुरू से। मैं जैसे ही घर से बाहर निकलूंगा, बाहर 1 लाख बंदा तो नहीं खड़ा हुआ ना मुझे देखने के लिए, तो वॉल्यूम तो लो होगा। और अगर मेरा गोल यही है कि यार मैंने बस अपनी जिंदगी में इतना करना है कि यार डेली बाहर निकल के ना सुबह 1 घंटा जॉगिंग कर लिया करूँ, दैट्स माई गोल। लोकल बिजनेस का क्या गोल होता है, यार भाई 50 स्टूडेंट आ जाए हमारे पास, डेली के भाई 20 कस्टमर आ जाए हमारे पास,
ड्राइविंग स्कूल वाला क्या बोलेगा यार, 10 रोजाना के एनरोलमेंट आते हैं हमारे पास, उनका गोल तो एक सर्टन होगा ना, उन्होंने तो बिल गेट्स नहीं बनना। ठीक है, तो एग्जाम्पल रिलेट कर पा रहे हैं, समझ में आ रही है माइंड में कि हो सकता है किसी ने भाई बहुत आगे जाना है, हो सकता है किसी ने अपना एक छोटा सा गोल है वो पूरा करना है, और आप कैसे फिगर आउट करोगे बेस्ड ऑन कि भाई कितना वॉल्यूम है, कितना कंपटीशन है, सो एन एंड सो फोर्थ। ठीक हो गया, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो टाइप के कीवर्ड्स आ गए। अगर मैंने इंटरनेशनल वाली साइड पे भी जाना है तो मैं उस लेवल पे भी कॉम्पीट कर सकता हूँ, बट दूसरा टाइप जो हमारे पास आ गया उसे हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड की एग्जांपल क्या होती है, अभी यहाँ पे दोबारा से जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुजरावाला, मैंने लिख दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट देता है कि नहीं देता। 20 लोग सर्च कर रहे हैं और एसईओ डिफिकल्टी 12 है, यानी कि फैसलाबाद से अगर मैं कंपेयर करूं तो फैसलाबाद से समहाउ थोड़ा सा एसईओ डिफिकल्टी ज्यादा है, यानी कि थोड़े ज्यादा लोग होंगे। ठीक है, अब इसी कीवर्ड को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। अच्छा जी, ये कीवर्ड क्या एक छोटा सा कीवर्ड है खाली डिजिटल मार्केटिंग? नहीं, क्या एक लेंथी कीवर्ड है जिसमें इंटेंशन भी आ रही है, जिसमें एक पूरी लेंथ भी आ रही है? हाँ, वॉल्यूम कम है, वी अंडरस्टैंड, बट इसे हम क्या कहेंगे? जो भी कीवर्ड लेंथी होता है उसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं, और ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड के रिसर्च करने के बाद उनको जमा करते हैं, और उनको जमा करने के बाद हम अपनी कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जिसमें हम तरह तरह के अपने मकसद के हिसाब से कीवर्ड निकालते हैं और देखते हैं कि यार इन पे कंपटीशन ना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट में, क्योंकि घर से निकल के सीधा घर से निकलूंगा तो सीधा किसके साथ रेस लगाऊंगा? सबसे पहले अपने साथ। सर प्लीज रिपीट लास्ट पॉइंट। लॉन्ग टेल कीवर्ड उस कीवर्ड को कहते हैं जिसपे वॉल्यूम हो सकता है लो हो, बट मीन टाइम कंपटीशन भी लो होगा। ठीक है, और उसकी लेंथ टेक्निकली ज़्यादा हो सकती है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गई एक बात। अब बात करते हैं कि हमें समझ में आ गया कि भाई अलग अलग टाइप के कीवर्ड हो सकते हैं जिसको हम मुख्तलिफ एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं, और एक एक्सटेंशन की मैंने एग्जांपल दी, कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। कीवर्ड प्लानर वाली अगर टूल में हम जाते हैं वहाँ पे डिस्कवर कीवर्ड का भी एक ऑप्शन आता है, उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ तक हमने कीवर्ड की एग्जांपल समझ ली। अब मैं चाहूँगा कि मैं इसको आगे लेके जा सकूँ। ओके, अब या वापस यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमें ऐड नज़र आ रहा है। ऐड के नीचे ये जो चीज़ लिखी हुई होती है इसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्शन। गूगल एड्स में हमने पढ़ा है। अगर इस चीज़ को डिस्क्रिप्शन कहते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो ऐड नहीं है, बट ये भी डिस्क्रिप्शन ही लिखा हुआ है ना? है तो डिस्क्रिप्शन ही ना, ये ऐड नहीं है, ये भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन तो सब में होता है ना। और अगर मैं यहाँ पे youtube.com/आमिर हैमर में जाता हूँ तो मेरे वीडियोस अगर आप ओपन करते हैं तो उसके नीचे भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? अगर मैं फेसबुक पे वीडियो लगाता हूँ तो उधर भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है। ऐसे ही है, इसी डिस्क्रिप्शन को, हर चीज़ की एक अपनी ज़बान होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं बुखार के लिए तो डॉक्टर आपको बोलेगा जी पैरासीटामोल की गोली ले लें। ठीक है, पैरासीटामोल गोली तो नहीं है, पैरासीटामोल एक एक्टिव मटेरियल है जो उस गोली में डलता है। आपको नहीं समझ में आ सकता, अभी तो कॉमन हो गया पैरासीटामोल समझना, बट आपको क्या समझ में आएगा जब डॉक्टर बनेगा भाई पैनाडोल की गोली ले लें, तो आपको क्या समझ में आएगा? पैनाडोल समझ में आ जाएगा। ठीक है, पैरासीटामोल फौरी तौर पे समझ में नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? हालांकि दोनों एक ही चीज का नाम है। तो हर चीज की एक जबान होती है, जैसे मेडिकल वाले अपनी जबान यूज करते हैं, हर चीज की एक जबान होती है, तो इसी तरह एसईओ की भी एक जबान होती है। इसी डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, एसईओ के जबान के अंदर होता डिस्क्रिप्शन ही है, मगर उसे हम नाम देते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। और ये मेटा वो फेसबुक वाला मेटा नहीं है, ये मेटा अलग चीज है। ठीक है,
इसका फेसबुक से कोई लिंक नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको लेके जाना चाहूँगा टेक्निकल वाली साइड की तरफ, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अब करना शुरू करेंगे। अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं। अब देखें, गौर करिएगा इस वाली बात पे। मैं यहाँ पे वेबसाइट की एसईओ की बात करता हूँ, मैं पासवर्ड्स खोलता हूँ, हमारा वही डमी वेबसाइट जो है, ठीक है, और इसे लॉगिन करने की, बल्कि लॉगिन हुआ वही बाय डिफॉल्ट ना, तो इसे खोलने के बाद वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाता हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ मैं एक काम करता हूँ, यूट्यूब पे अपना वीडियो भी कोई ना कोई खोल देता हूँ, ऐसे ही खोल देता हूँ चैनल, ठीक है, और साथ ही साथ एक काम करते हैं, fiverr.com भी खोल देते हैं, ठीक है। फाइवर मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहूँगा आप लोग फाइवर पे अपना लाइक छोटा मोटा पैसा कमाने चाहें, सच्चा अपवर्क पे चले जाइएगा, बट आप लोगों की अपनी मर्जी, किसी के लिए अच्छा काम कर सकता है, बट मैं भी यहाँ पे समझाना चाहूँगा सारी चीज़ें। देखें, अभी तक जितनी हमने कीवर्ड की रिसर्च करी बातों बातों के अंदर, उसके लिए हमने एक अदर टूल का इस्तेमाल करा, जिसमें उबर सजेस्ट जिसका नाम था, उबर सजेस्ट की एक्सटेंशन जो मैंने आपको दिखाई वहाँ पे। इससे पहले यूट्यूब की एक क्लास ली थी मैंने, जिसमें आपको मैंने बताया था कि विड आई क्यू का इस्तेमाल बोला था मैंने, किसी को याद है? विड आई क्यू भी एक एक्सटेंशन था या एक टूल था, दो अलग अलग टूल हो गए, दोनों का मकसद क्या है? एसईओ के हवाले से डिटेल बताना। कहाँ पे बताना भाई? एक बता रहा है यूट्यूब के ऊपर, क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब के लिए बना हुआ है, राइट। एक बता रहा है गूगल के ऊपर, ठीक है। एक और अगर हम यहाँ पे जाएं तो एक और टूल भी हमें मिल जाता है, प्लगइन्स में जाता हूँ, प्लगइन्स में जाने के बाद यहाँ पे मुझे एक टूल नजर आता है जिसका नाम है योस्ट एसईओ, ठीक है। ये भी तो एक एडिशनल टूल है जो हमारी वेबसाइट में हमें हेल्प आउट करेगा कि भैया हम किस तरह यूज कर सकते हैं एसईओ, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमें बता रहा होगा सारा कुछ यहाँ पे, राइट। और इवन अगर टूल मौजूद नहीं है तो हमने एटलीस्ट अपने माइंड में बुनियाद तो रख ली है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हम चीजें काम रैंक कर सकते हैं, थोड़ी अभी जो हमने बातें करी। तो मिसाल के तौर पे मैं फाइवर पे आता हूँ, मेरे पास तो यहाँ पे कोई भी टूल मौजूद नहीं है, राइट। हो सकता है फाइवर का कोई मौजूद हो, बट लेट्स से अभी हमारे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मेलर लाइट, ऐसी एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ, और देखता हूँ एक कीवर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। क्लाइंट अगर आता है तो वो यहाँ पे एक अदर कीवर्ड लिखेगा, ठीक है। एक सिंपल सा हमने टूल अपने सामने खोल दिया जो उसका सर्च इंजन है इटसेल्फ, तो खाली 254 लोग हैं जो इस पे सर्विस दे रहे हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा कीवर्ड है, एक ऐसा टूल है जो आपने ईमेल मार्केटिंग में पढ़ना है, और मगर इसको सर्विस देने वाले बहुत कम लोग हैं, राइट। जिसका मतलब ये है कि भाई मैं अगर यहाँ पे गूगल एड्स लिखता हूँ, तो गूगल एड्स लिखने के बाद कितने लोग आ रहे हैं अब यहाँ पे नजर आप लोगों को सर्विस देने वाले? 11,000 लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है। टू मच? ओके, एक काम करते हैं, अब हम लिखते हैं गूगल एड्स प्रमोशन। अभी हम टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कीप दिस इन योर माइंड कि हम कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 14,000 लोग नजर आ रहे हैं, ठीक हो क्या? इस वाले कीवर्ड पे आपके सामने ही मैं अलग अलग एग्जाम्पल लिखता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया जी गूगल एड्स प्रॉफिटेबल कैंपेन, कितने लोग नजर आ रहे हैं? कम हो गया कंपटीशन। और अगर लॉन्ग टेल वाली एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई हो रही है, और अगर मैं थोड़ा सा और टाइम दूं, थोड़ा सा और रिसर्च करता रहूं, 1 घंटा इसी को दे दूं खाली रिसर्च करने में, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक? कंपटीशन और ज्यादा कम होता जाएगा? हाँ, वॉल्यूम भी कम होगा, बट क्या मतलब होगा इस चीज का कि यार एटलीस्ट कहीं से इनिशिएट तो हो जाएगा, छोटा ऑर्डर आ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, बट इनिशिएट होना शुरू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगी साइकिल। ये जितने भी अभी गूगल एड्स के ऊपर रैंक कर रहे थे, जब हमने स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा मिल जाएगा ना हमें अपना चलाने के लिए, चीजें सीखने के लिए, ये जितने भी गूगल एड्स के ऊपर रैंक कर रहे थे, ये क्या पहले दिन से इधर रैंक कर गए थे? ये पहले दिन से जब इन्होंने पहले कंपनी बनाई होगी, तो ये इनके इतने ज्यादा ऑर्डर वॉर्डर आ गए होंगे, पहले दिन से ऊपर टॉप पे पहुंच गए, स्ट्रेटेजी यूज ली होगी इन्होंने, राइट।
तभी जाके अब इस सर्टन क्राइटेरिया पे ऑप्टिमाइज हो गए। बट दो चीजें हुई यहाँ पे। पहली चीज कि खाली कीवर्ड और उसके कंपटीशन से फर्क नहीं पड़ता, कुछ ऑन पेज के रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए भले हम इधर फॉलो करें, यूट्यूब पे फॉलो करें या इधर फॉलो करें, ठीक है, रूल सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, थोड़े प्लेटफॉर्म की बेस पे 19-20 हो सकता है, बट अगर हमारा माइंड उन कॉन्सेप्ट पे क्लियर होगा तो हम सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, भले हमने यूट्यूब पे वीडियो रैंक करनी है, या हमने यहाँ पे अपना आर्टिकल रैंक करना है, अपना बिजनेस रैंक करना है लोकल, या हमने ₹5 की रैंक करनी है। ठीक है, और प्लस जरूरी नहीं है कि हर दफा कंपटीशन को देखने के लिए कोई टूल होना भी चाहिए। कभी कभी हमें अपना माइंड इतना स्ट्रांग कर सकते हैं हम कॉमन सेंस को यूज लेते हुए कि अक्सर औकात हमें जर्नल इन्फॉर्मेशन से भी नजर आने लग जाता है। जैसे ये जर्नल इन्फॉर्मेशन से मैंने आपको दिखाया, मैंने तो यहाँ पे किसी टूल का इस्तेमाल नहीं लिया, सिंपल यहाँ पे लिखा और बताया कि भाई देखो इतने लोग यहाँ पे एक सर्टन सर्विस दे रहे हैं, ऐसे ही हुआ, खुद बता रहा है वो, कोई टूल यूज या नहीं लिया। ठीक है, इसको कर देते हैं बंद और वापस आ जाते हैं योस्ट एसईओ पे। जब मैं अपने वेबसाइट के अंदर आ जाता हूँ तो हमने क्या करना है, हमने एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है जो हम इसके जरिए अप्लाई करेंगे। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस, देखिए मैंने एक कीवर्ड निकाल लिया। कीवर्ड था, हम एग्जांपल लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सिटी, कुछ भी नाम रख लें यहाँ पे, ठीक है, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, गुजरावाला, फैसलाबाद, जो आपके माइंड में आ रहा हो। ठीक है, तो उस पर एक सर्टन ना कंपटीशन कम है, ठीक है, और हमें अब उसके ऊपर रैंक करना है। तो हम यूट्यूब पे रैंक करें या गूगल पे रैंक करें या कहीं पे भी रैंक करें, तो हम जहाँ पे रैंक करना चाह रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को हमें बताना होगा कि भाई हम इस जगह पे रैंक करना चाह रहे हैं। वो हम कैसे बता सकते हैं, उसका यूट्यूब की क्लास के अंदर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था इस चीज का। लेट्स से गूगल की बात करते हैं। गूगल को कैसे पता चलेगा कि भाई मैं इसके ऊपर रैंक करने जा रहा हूँ, मुझे इसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करनी है और इसके ऊपर रैंक करना है, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए ना गूगल के पास। तो गूगल क्या है, क्रॉलर बॉट्स, जो आपके वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, आपके वेबसाइट पे आके चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, आपके वेबसाइट को, आपके वीडियो को, जिसको हम एल्गोरिथम भी कह रहे होते हैं, उसको रीड आउट करते हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं कि भाई क्या चीज ऐसी है जो इस बंदे ने ठीक करी है, क्या चीज ऐसी जो ठीक नहीं करी है। ठीक है, इसको किस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहिए, किस कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं करना चाहिए, इसने किसका इस्तेमाल करा है, राइट। ये चीज आके चेक करती है। ये तो विजुअल है समझाने के लिए, मतलब हकीकतन ऐसा नहीं है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है, मगर मुद्दा समझ में आता है। अब जब ये लोग आते हैं देखने गूगल के क्रॉलर बॉट, तो ये इस तरह नहीं देखते कि अरे वाह कितनी अच्छी वेबसाइट लग रही है डिजाइन में, अरे बेहतरीन, ये देखते हैं इस चीज को इस तरीके से, इनको ये नजर आता है। ठीक है, इनको ये चीज नजर आती है कि स्ट्रक्चर क्या है, किस बेस पे आपका वेबसाइट जो भी चीज है वो बनी हुई है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि यार इनको जो भी नजर आता है हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास एक सिंपल सा रूल है जो हमने फॉलो करना है, उसके बेस पे हम ऑप्टिमाइज कर लेंगे, राइट। जब इनको ये नजर आ रहा है तो उसका मतलब है कि मुझे भी एक सर्टन लैंग्वेज में से बात करनी होगी। जैसे वो करता है ना, कोई मिल गया हमें, वो जो प्रीति जिंटा बजाती है जादू के लिए, याद है? बचपन बर्बाद करा था हमारा। तो उस जादू को देख के ना नफरत हो जाती है। तो अगर ऐसा है कि मुझे भी एक सर्टन लैंग्वेज में गूगल को या बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म को इंडिकेट करना है कि हाँ भाई मैं इस पर रैंक करना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए एक सर्टन क्राइटेरिया से गुजरना होगा। ठीक है, एक कुछ चीजें हैं उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करनी होगी। उसमें जो बहुत सबसे पहली और जनरल चीज है वो होती है आपकी हेडलाइन। यानी भले आपकी वीडियो का टाइटल कह लें उसे, भले आपके किसी भी सर्च किए हुए क्यूरी का टाइटल कह लें,
और उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है। ये 2 चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम ऑन द गो कवर करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आता है हेडलाइन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक काम करते हैं, हेडलाइन के टैग्स को समझते हैं, बाकी चीजें यहाँ से हटा देते हैं। और एक काम करते हैं जी, इसी आर्टिकल को गूगल ओपन कर देते हैं, वाई नो क्या फील्ड, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपके सामने एक आर्टिकल खुला है अपने ही वेबसाइट का, गूगल से सर्च करके, कि वाई नो क्या फील्ड, ठीक है। मुझे बताइए इसमें टाइटल कहाँ पे है? इसका टाइटल है क्या? वाई नो क्या फील्ड, ये इसका टाइटल होना चाहिए। टाइटल का मतलब ये हुआ कि ये H1 इसे मैं बोल सकता हूँ, यानी कि हेडिंग 1। टाइटल हेडिंग 1 ही होती है, सबसे टॉप वाली हेडिंग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये एक और मुझे हेडिंग नजर आ रही है जो सब टाइटल है बेसिकली। टाइटल तो ये है टॉप वाला, ठीक है। उसके बाद एक और हेडिंग है जो सब टाइटल है। इसे मैं क्या कह सकता हूँ? इसे मैं H2 बोल सकता हूँ, हेडिंग 2, ठीक है। हेडिंग नॉर्मली बोलेंगे हेडिंग 1 हेडिंग 2, एसईओ की जबान में H1 H2 बोल देंगे, ठीक है। बात तो वही हो रही है। ओके, इसके नीचे आते हैं जी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब टाइटल तो था, बट इसके नीचे भी एक और हेडिंग आ गई, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ नोकिया। अब इसके नीचे 4 पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि भाई क्यों फेल हुआ था। तो क्या ये H3 हो सकती है? यानी सब टाइटल के भी नीचे वाली हेडिंग, ऐसा ही है। ये वाली बात समझ में आ रही है? चलें, बचपन में हम एक ऐसे लिखते थे, बचपन में मजमून लिखवाया करते थे हमारे हमसे टीचर, एक बड़ा कॉमन सा था, मेरा पाकिस्तान। हेडिंग ना वैसे H4 भी होती है, H5 भी होती है, H6 भी होती है, ठीक है। हेडिंग में H4 H5 H6 ये भी होता है, बट ये इतना अब यूज में नहीं आता, तो हम हेडिंग 3 तक ही रखते हैं मोस्टली चीज़ों को, ठीक है। बचपन में एक मजमून लिखा करते थे यार, उर्दू में भी लिखा था, इंग्लिश में भी लिखा था, माई कंट्री, उर्दू में लिखा था मेरा पाकिस्तान। तो मेरा पाकिस्तान जब लिखा था कॉपी के ऊपर तो वो H1 हो गया था, ठीक है। उसके बाद मेरा पाकिस्तान के अंदर हमने लिखे थे जी हमारे कितने सूबे हैं। तो मैं अगर लिखूंगा सिंध, पंजाब, सो एंड सो फोर्थ, बाकी KPK, ठीक है, बलूचिस्तान, तो ये सारे क्या हो जाएंगे कि मैं बताने लगा हूँ कि भाई मेरे पाकिस्तान के अंदर कितने सूबे हैं, एक एक सूबे का मैंने हेडिंग दिया, H2 हो जाएंगे सारे। हो गए H2 सारे, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। मगर अगर मैं बोलता हूँ कि भाई सिंध के अंदर कौन सी जबान बोली जाती है, तो वो मैं इसी के नीचे लिखूंगा ना। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब सिंध के अंदर अगर मैं बोलता हूँ कि भाई जबान कौन कौन सी बोली जाती है, तो मैं भाई यहाँ पे लिखता हूँ सिंधी, लेट्स से, तो क्या ये H3 बन जाएगा? अब मैं पहले टाइटल लिखा मैंने, फिर उसके बाद अगर मैं सिंध के नीचे लिखता हूँ जी सिंध के अंदर फलाना फलाना जबान बोली जाती है, सिंध के फलाना कल्चर है, या पंजाब के नीचे जाके लिखता हूँ जी पंजाब के अंदर फलाना फलाना शहर मौजूद है, जबान बोली जाती है, फलाना कल्चर है, ठीक है, लाहौर में हेरिटेज है, 10 किस्म की चीज़ें लिखता हूँ, KP के अंदर जाके लिखता हूँ, ठीक है। इसी तरह बलूचिस्तान में लिखता हूँ, तो हेडिंग के नीचे भी जो हेडिंग बनती है वो H3। अब आगे यहाँ से इस एग्जाम्पल से बात समझ में, यानी कि ये हो गया जी H1, यहाँ पे सो करके भी दिखा देते हैं, ये हो गया H2, और ये हो जाएगा H3। परफेक्ट, सिंपल है, बहुत आसान सी बात है। आसान तो अभी तक थी, अब थोड़ा सा इसको समझने की बात करते हैं। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। बाय द वे, इफ़ यू गाइस नीड एक्सेस फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, तो आप इसका एक्सेस मुझसे ईमेल पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न लिख के कि जी हम इसका कोई मिसयूज़ नहीं करेंगे, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। तो आप, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, ओके, तो मैं जाता हूँ जी इस वाले पेज पे जाता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी का एक ऐसी पेज बना हुआ है मेरी वेबसाइट पे। एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके ऊपर हम कुछ काम करने लगे हैं। तो ये पता नहीं बना भी है कि नहीं बना, देखते हैं।
लोड हो रहा है। ये H1 है, ये H2 है, ये H2 है, ये भी H2 है। और कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। होता H6 तक है, बट हम H3 तक ही यूज ले रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उसी में हमारा काम हो जाता है। यहाँ से नजर आ रहा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो सबसे पहले मैं जब भी कोई भी चीज लिख रहा हूँ अपने वेबसाइट पे रैंक करने के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, तो आई नीड टू मेक श्योर कि वो एक सर्टन क्राइटेरिया फॉलो कर रही है, यानी एक सर्टन तरतीब के अंदर है। उस तरतीब में सबसे पहले क्या आ जाता है? हेडिंग टैग्स बोला जाता है इसको। हेडिंग टैग्स, जिसमें H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है। अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जो वो बॉट भाई थे उनको नजर आएगा कि यार ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, खिचड़ी बनी हुई है, कौन सी बात क्या है, उसको समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि ये HTML के बेस पे बना हुआ होता है, तो उसको लैंग्वेज यहाँ पे नजर आती है। लेट्स से मैं इसको इस तरह भी दिखा देता हूँ। ये देख, तो यहाँ पे इसको नजर आ रहा है कि भाई ये हेड है। ठीक है, हमने ये समझना नहीं है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझ सकें कि हमने ये सिलेक्शन करनी क्यों है। क्योंकि यहाँ पे इसको सब नजर आता है कि भाई ये बॉडी का टैग है, ये हेड का टैग है, ये हेडिंग 1 है, ये H1 है, यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ। ठीक है, H1, H2, H3 जो भी है यहाँ पे सब ये पढ़ पाएगा, इसको समझ में आ सकेगा। ये बैकग्राउंड हमें नहीं समझना कि भाई क्यों दिखेगा, क्या दिखेगा, हमें जबान सीखने की नीड नहीं है, बट वी नीड टू मेक श्योर कि हम प्रॉपर तरतीब में कहानी लिख रहे हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई? इस चीज को हम कहते हैं हेडिंग टैग्स, जो हमारे लिए तो बड़ा आसान है। हम सिंपली यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। करनी किस तरह है वो भी मैंने आपको बता दिया, मेरा पाकिस्तान वाली एग्जाम्पल देखें। ठीक हो गया? अच्छा, उसके अलावा गूगल की एक सर्टन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिसमें गूगल कहता है कि भाई अगर अपने वेबसाइट पे लिख रहे हो ना, तो कोई ऐसी चीज लिखना जो एक 7 साल का बच्चा, 7 साल की एग्जाम्पल है, ठीक है, ये महावरतन कह रहा हूं मैं, एक 7 साल का बच्चा भी समझ सके और एक 65 साल का सीनियर सिटीजन भी समझ सके। ठीक है, जो भी बात लिख रहे हो वो इतने फहम अंदाज में लिखना, इस तरह लिखना, इस तरह बताना कि समझ आ सके। क्योंकि गूगल पे सर्च करने वाला कोई भी हो सकता है, एरर नहीं होने चाहिए अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, ग्रामर के एरर नहीं होने चाहिए, आसान अल्फाज होने चाहिए, इतने एडवांस अल्फाज नहीं होने चाहिए बिला वजह के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिला वजह में कॉम्प्लिकेट नहीं करना, आसान जितना आसान लिख सकते हो, जितना इजी टू रिलेट लिख सकते हो कि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उससे। तो ये वाली बात समझ में आ रही कि अगर आपने कुछ भी लिखना है तो ये चीज़ आ गई सबसे पहले, अट्रैक्टिव भी हो और इजी भी हो। ठीक है, मैं अगर आपको अभी बोलने लग जाऊँ हाँ जी भाई HTML सीखेंगे आप, फलाना कोड डालेंगे, फिर H1 होता है, H1 को अगर हम ऑप्टिमाइज करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ, आप बोलेंगे सर क्या हो गया सर, थोड़ा सा रुक जाएं, ब्रेक लगा लें, राइट? तो मेरी कोशिश भी क्या होती है कि भाई हम आसानी से बात कर सकें, क्योंकि कम्युनिकेशन में जितनी आसानी पैदा होगी उतना अगले की समझ में आएगी। तो गूगल भी यही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट? मगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई खाली यही रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी हम लिखते हैं इसको आसान करने का तरीका क्या है, ठीक है, जब हम ये बात करते हैं तो उसकी मजीद कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपको एक दो आर्टिकल्स भी दे दूंगा जस्ट फॉर द रेफरेंस कि आप पढ़ सकें। मैं आपको रेलेवेंट आर्टिकल दे दूंगा कि आसान रखा कैसे जाए ना। एक तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आसान रखना है, तो आसान तो रखना है, बट आसान रखने का तरीका क्या है? आसान रखने का तरीका जो गूगल रिकमेंड करता है वो सिंपली ये है, ठीक है, ये मेन मेन पॉइंट्स है जो आपकी रीडेबिलिटी को आसान करते हैं। ठीक है, तो इसको एक मिनट बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं और टास्क की तरफ आ जाते हैं। कल हम मज़ीद थोड़ा सा टेक्निकल होते जाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप इसी पेस को पकड़ के ना स्ट्रांगली साथ में चलते जाएं।
इस टास्क में आपने इस आर्टिकल को पढ़ना है और इसमें देखना है कि भाई क्या लिखा हुआ है, और फिर उसे अपनी ज़बान में, यानी वहाँ जो लिखा है वो तो अलग बात है, अपनी ज़बान में, अपनी ज़बान से मुराद आप इंग्लिश में करें, उर्दू में करें, रोमन में करें, मुझे पंजाबी भी समझ में आती है उसमें करते हैं, सिंधी में करते हैं, पश्तो भी आती है उसमें करते हैं, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं हूँ कश्मीरी, मगर कश्मीरी नहीं आती, बाकी सारी ज़बानें आती हैं मुझे, तो जिसमें आप कर दें आपके ऊपर है, कोई मसला नहीं है, मकसद है समझना। ठीक है जी, ध्यान रखें, अल्लाह हाफ़िज़।